चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये है सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2016 प्रश्न पत्र 2। मतलब दोस्तों, मुख्य परीक्षा आईएएस में जो पूछा गया ओरिजिनल दोस्तों प्रश्न है राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र 2 दोस्तों। मेंस में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों आज जो है हम इसी को देखेंगे। मेंस में पूछे गए प्रश्न का दोस्तों उत्तर जो है कैसे लिखे और जो है दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया था, इन सभी को देखने के लिए दोस्तों, अब यह दोस्तों चैनल पूर्णतः गरीब गांव के गरीब युवाओं के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल को दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों आपकी इच्छाएं। चलिए दोस्तों, समय एक सेकंड नुकसान न करते हुए अपने मूल उद्देश्य पर चलते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए। मतलब दोस्तों 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था उनके आवश्यक तत्व क्या थे और क्या विषमताएं थी दोस्तों, यदि कोई हो तो उस पर चर्चा करना है। जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। मतलब दोस्तों दिल्ली के प्रतिनिधि जो जनता चुनती है और उपराज्यपाल के बीच जो है दोस्तों जो मतभेद हुए हैं उनको पैदा किया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा, चर्चा करना है दोस्तों। 2016 में दोस्तों आपने देखा था कि प्रतिनिधि और उपराज्यपाल से विवाद ज़्यादा हो गया था आम आदमी पार्टी का। तो उसी को लेके दोस्तों ये है कि ये परिसंघीय दोस्तों राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है। इस पर हमें बात करना है कि क्या यह एक जो है नई प्रवृत्ति बनती जा रही है। इसी पर दोस्तों हमें यहाँ जो है बात जो है करनी है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा हमारा कंडीशन रहा। अब देखते हैं दोस्तों इस यहाँ जो है कहानी क्या है। तो उस उत्तर दोस्तों यहाँ जो है देख लेते हैं दोस्तों। अब ये भविष्य में तो आ सकता है क्योंकि विवाद अभी भी जो है उपराज्यपाल से चलता ही रहता है। अभी भी विवाद दोस्तों चलता ही रहता है। चलिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। मतलब दोस्तों दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र था उसे दोस्तों 1991 के तहत जो है अब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया और इसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली को अपनी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली की विधानसभा है और यहाँ सुरक्षित सीटों की संख्या भी व्यवस्थित है दोस्तों। 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ उपराज्यपाल दिलाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की जो पद व गोपनीयता की शपथ जो है दोस्तों मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो उपराज्यपाल दिलाते हैं। अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति यहाँ उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दोस्तों राष्ट्रपति जो है उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं। जो यहाँ का प्रशासक होता है दोस्तों, प्रशासक होता है यहाँ का दिल्ली का। 69वें संविधान संशोधन की विसंगतियाँ क्या थी दोस्तों, कमियाँ क्या रहीं। भारत को राजधानी के रूप में दिल्ली की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है दोस्तों। भारत की जो राजधानी के रूप में दिल्ली को राजनीतिक और संवैधानिक जो स्थिति है वो लंबे समय से विवाद बना हुआ है। दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र से अधिक है लेकिन एक पूर्ण राज्य से कम है दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र से अधिक शक्ति प्राप्त है लेकिन एक पूर्ण राज्य से कम है। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 239 क के अनुसार राज्य सूची में शामिल 3 क्षेत्र राज्य सूची में शामिल जो है पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार राज्यों के पास होते हैं लेकिन ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है दोस्तों। राज्य को जो है भूमि, पुलिस, कानून व्यवस्था ये जो है अधिकार दिए जाते हैं लेकिन दोस्तों दिल्ली में ये अधिकार नहीं दिए गए। 3 क्षेत्र, पुलिस का अधिकार जो है दोस्तों राज्य सरकार के हाथ में, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी भी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 239 का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों में अस्पष्टता है दोस्तों कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होंगी सही से परिभाषित नहीं किया गया है 239 में। अनुच्छेद 239 क 4 में दिल्ली से संबंधित है और यह अनुच्छेद 163 के तहत समान है जो राज्यों से संबंधित है लेकिन अस्पष्ट है। यहाँ भी अस्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार की शक्तियाँ और अधिकार
अधिकार क्षेत्र पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार राज्य सरकार से कम है, मतलब जितना राज्य सरकार को दिया जाता है उससे कम है। संविधान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के लिए राज्यपाल या उप राज्यपाल होगा। संविधान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के लिए जो है राज्यपाल या उप राज्यपाल होगा। दिल्ली की निर्वाचित सरकार उपराज्यपाल की प्रशासनिक कार्यों में सलाह एवं सहायता देती है। दिल्ली की जो निर्वाचित सरकार है, जो चुनाव जीत के आता है, वो उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सलाह व सहायता देती है, मतलब सलाह भी देगी सहायता भी। तो यह एक बाध्यकारी है अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है कि देना ही है या नहीं देना है, लिखा नहीं गया स्पष्ट रूप से, जो विवाद को जन्म देती है। इसी कारण पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की निर्वाचित सरकार व उपराज्यपाल के बीच विवाद बना हुआ है। जब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यहाँ प्रशासनिक निर्णय में उपराज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। अभी दोस्तों उसको बदल दिया गया है, तो इसको रट्टा मत मारिएगा दोस्तों, ये जो 2016 की अभी कंडीशन बदल चुकी है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये अभी ख़त्म ही हो गया है, लेकिन खैर थोड़ा सा पीछे का है तो जान लेते हैं। अब ये कहानी 370 का ख़त्म हो गया है, आपको भी पता होगा। 370 हटा दिया गया है, तो ये आने होने की संभावना तो है नहीं, फिर भी हम जो है थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है। चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 369 और 392 तक की व्यवस्था है, ठीक है। विशेष उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामलों और संचार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब भारत संसद को दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित प्रावधान को यहाँ लागू करने के लिए भारतीय संसद जम्मू कश्मीर राज्य से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों भारतीय संसद को जो है जम्मू कश्मीर में रक्षा से संबंधित, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसके अलावा कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ कानून जो है बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, यह कानून और बाकी कानून राज्य सरकार। इस प्रकार यहाँ राज्य सरकार एक अलग कानून के तहत काम करती है। राज्य सरकार इसमें नागरिकों से संबंधित प्रावधान, संपत्ति, आरक्षित और मौलिक अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 उसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है। यह अस्थायी है क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति से ही अनुच्छेद की समाप्ति कर सकता है, जो अस्थायी है। मतलब जम्मू कश्मीर की सहमति लेना पड़ेगा विधानसभा का। जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के उपबंध में उच्चतम न्यायालय याचिका दायर किया गया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया था। पिछले कुछ दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों से ग्रस्त है। यहाँ जो है समस्या भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ अलगाववादी तत्वों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जो अलग होना चाहते हैं। इस अस्थायी प्रावधान को कभी समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया और आज यह अस्थायी प्रावधान बन सकता है। अनुच्छेद 370 आने वाले दिनों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकता है। यह अन्य भारतीय राज्यों को स्वायत्तता की मांग के लिए भी प्रेरित कर सकता है, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों को। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान की संघीय संरचना को क्षति पहुंचा रही है और साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य में लागू अस्थायी प्रावधान को सौहार्दपूर्ण तरीके से ही समाधान किया जाना चाहिए। मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान जो है किया जाना चाहिए। अब दोस्तों ये सब खत्म हो गया है कहानी। अब आने होने की कोई जो है हमको नहीं लग रहा है कि संभावना है, ऐसा प्रश्न अब आएगा नहीं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है। भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है
जो अंतर विरोधों और विरोधाभास से भरा प्रतीक होता है। चर्चा कीजिए 200 शब्दों में 12.5 अंक का। चलिए दोस्तों देखते हैं राजनीतिक प्रणाली के बारे में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक पार्टी प्रणाली एक अभिन्न अंग है। मतलब दोस्तों राजनीतिक जो पार्टी प्रणाली है एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को एक पार्टी प्रमुख प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। एक पार्टी प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि 1960 के शुरुआत तक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। 1960 तक कांग्रेस वर्चस्वशाली रही, लेकिन वर्ष 1957 में केवल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो आज़ादी के बाद प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार थी। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक और दल का उदय हुआ, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल रहा। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में भारतीय राजनीतिक पटल पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और इसके कुछ वर्षों के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्टियां, मतलब दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ भारतीय राजनीति के पटल पर हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों का जो है तेजी से जो है गठन हुआ। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। क्षेत्रीय पार्टियों का गठन धर्म, जाति, भाषा के क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भी होता है। दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों का गठन। भारतीय राजनीति में सरकारों का गठन एकल पार्टी प्रणाली द्वारा किया गया। मतलब भारतीय राजनीतिक सरकारों का जो गठन है एक पार्टी की प्रणाली के अंदर किया गया और बहुदलीय सरकार का भी गठन किया गया। बहुदलीय सरकार का भी गठन हुआ। कई दलों के उदय ने उन दलों में प्रतिस्पर्धा किया जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। इस दौरान अंतर विरोधों और विरोधाभास का भी जन्म हुआ। मतलब दोस्तों जो कह रहा है कि कई दलों के उदय हो गए, कई दल बन गए, इससे दल में प्रतिस्पर्धा किया। जो भारतीय लोकतांत्रिक दल जो है वो जो है ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए जब कई दल बने और अपनी पकड़ मजबूत किए हुए, और उस दौरान अंतर विरोध और विरोधाभास का जन्म हुआ। कुछ पार्टियों का नेतृत्व परिवार तक ही सीमित है, जबकि कुछ पार्टियों का नेतृत्व व्यक्तित्व पर केंद्रित करता है कि कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। कई पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, अंदर लोकतंत्र नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक रूप से परिपक्वता और एकता की कमी है। राजनीतिक दलों में वैचारिक रूप से परिपक्वता और एकता की कमी है। जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय राजनीतिक दल विचारधारा की तुलना में सत्ता की राजनीति से अधिक प्रभावित है। मतलब सत्ता मिल जाए तो वो जो है किसी भी पार्टी को किसी भी विचारधारा में चले जाएंगे। इसलिए भारतीय पार्टी प्रणाली को सत्ता उन्मुख भी कहा जाता है। इसलिए भारतीय जो पार्टियां हैं उनको जो है सत्ता उन्मुख कहा जाता है। इस सत्ता के लिए जो है ये अपना पाला तुरंत बदल लेती हैं। अगला जो है क्या है, चौथा प्रश्न है, देखिए। संघ और राज्यों की लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में लिखा गया और व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षण करना अपने स्वयं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं। मतलब दोस्तों 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षण जो करना है अपने स्वयं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की प्राथमिक अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा कि नहीं, ये बताना है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में? 148 में। यह जनता के पैसों का संरक्षक है, जनता का पैसा जो है बचाता है, और यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश में सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा तैयार करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश में सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा तैयार करता है कि सरकार जो है कितना पैसा खर्च कर रही है। अपने परीक्षण के माध्यम से CAG मतलब महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद और राज्य विधानसभाओं को खर्च किए गए धन के प्रति जवाब बनाता है कि ये कितना धन खर्च कर रहे हैं। अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि संसद नियंत्रक व महालेखा परीक्षकों के कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तों का विधि बनाकर निर्धारित करेगा। मतलब दोस्तों कानून बनाकर निर्धारित कर। वर्तमान समय में भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। मतलब जो है तेजी से उभरता हुआ आर्थिक गतिविधि पैसा रुपया का केंद्र बनता है, और सरकार की नीतियां विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाता है, पैसा वैसा जो भी संसाधन है वो बांटा जाता है। और कुछ राज्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, मतलब दोस्तों जो उद्देश्य दिया जाता है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस दौरान खर्च किए गए संसाधन का लेखा जोखा अहम हो जाता है कि जो भी पैसा उनको जो भी चीज़ें दी गई सही से खर्च किए कि नहीं। सरकारी उपक्रम के रूप में कैग की रिपोर्ट की इसके अधिकार क्षेत्र में से अधिक नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब दोस्तों कैग की जो रिपोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं देखा जाना चाहिए। यह कैग द्वारा किया गया एक जांच रिपोर्ट है और इस दौरान इसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है किया है। 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन आदि मामलों में CAG के कार्यों को लेकर आपत्ति उठी कि CAG अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है तथा कार्यपालिका की नीति क्रियान्वयन में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कार्यपालिका की नीति है। यदि हम कैग के कर्तव्यों के बारे में कैग को भावों तथा CAG की शपथ को मिलाकर देखें तो हम पाएंगे कि CAG अपनी अधिकारिता का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि वह देश एवं देश के लोगों की अनमोल संपदा का अपने शपथ और कर्तव्य के अनुसार संरक्षण कर रहा है। नीति अगर गलत बनी हो तो, या जो कानून है वो गलत बना हो तो, या उनके उद्देश्य में तो कमी हो, इससे भारत की संचित निधि पर प्रभाव पड़ेगा। जो संचित निधि है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में नीति क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देगा ताकि लोक लेखा समिति को भी सही मार्गदर्शन मिल सके। CAG के कार्यों का ही भाग है, अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि CAG इन कार्यों को पूर्ण कर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। अपने कार्य को पूर्ण कर, मतलब दोस्तों जो CAG जांच कर रही है वो सही है, कोई जो है गलत नहीं है। तो CAG का दोस्तों यहाँ रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन CAG जो है जांच कर रही है कार्यपालिका का, उसे जो है मतलब बताया गया था कि वो कार्य का उल्लंघन कर रही है। अब आते हैं 5वां प्रश्न, उद्देशिका। प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वह प्रतिरक्षणीय है? 200 शब्दों में साढ़े। गणराज्य क्या है दोस्तों? इससे जुड़े प्रत्येक विशेषण पर जो है चर्चा करना और क्या ये परिस्थितियों में बचा हुआ है गणराज्य, ये बताना है दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द प्रतिस्थापित कर वहाँ नए शब्दों को जोड़ा गया। ये शब्द हैं प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी। दोस्तों जहाँ जो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर दोस्तों लिख दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समझ रहे हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना द्वारा परिभाषित भारतीय राज्य की प्रकृति विकसित सामाजिक राजनीतिक वातावरण के अधीन है, जिसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों ये शब्द जोड़े गए हमारे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अभी दोस्तों कल ही आज ही दोस्तों ये शब्द जो है संविधान में हटाने की बात जो है याचिका दायर की गई थी, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान और पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो अब हटाया नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों हो सके अगली बार इस पर प्रश्न बन जाए, क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज हुआ है। संप्रभु क्या होता है दोस्तों? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी भारत न तो किसी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी का इस पर प्रभुत्व है। मतलब दोस्तों किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, ना ही कोई जो है इसे ऊपर से चला रहा है। मतलब भारत खुद जो है अपने स्तर से काम चल रहा है। परंपरागत शब्दों में कहा जा सकता है कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता और दायित्वों के कारण कोई भी राष्ट्र पूरी तरह संप्रभु नहीं है। मतलब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता दिलाई जाती है उसमें दोस्तों कुछ जो है संगठन की बातें माननी पड़ती है, इसलिए ये पूरी तरीके से कोई भी देश आज संप्रभु नहीं है, मनमानी नहीं कर सकता है। UNO, WTO इत्यादि जैसे संगठन और आंतरिक तत्व जैसे अलगाववादी आंदोलन भी राष्ट्र के संप्रभु चरित्र को चुनौती देते हैं। हालांकि सभी चुनौतियों के बावजूद भारत अपने संप्रभु चरित्र का बचाव करने में सक्षम है। मतलब दोस्तों इन सब के बावजूद भी भारत दिखा सकता है कि वो अपनी जो भी चाहे अपना डिसीजन ले सकता है। समाजवादी क्या है? क्या सही? समाजवाद का अर्थ है शोषण से मुक्त,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, शोषण से मुक्त जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। मतलब दोस्तों जो कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है दोस्तों वो गरीबी से, अशिक्षा से, बीमारी से और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अवसर की जो असमानता है दोस्तों उन सबको खत्म करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधीवाद का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है। गांधीवाद समाज की ओर झुका हुआ है। मतलब दोस्तों समाजवाद कहता है कि भाई कोई गरीब ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई जो है सबको समान अवसर मिले, भागीदारी मिले। धर्मनिरपेक्षता क्या? धर्मनिरपेक्षता, भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला राष्ट्र है। मतलब दोस्तों बहुत से धर्म के लोग हैं, यहाँ विश्व में मानने वाले सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। जितने भी दुनिया में उन सब लोगों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र इसकी शक्ति है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक पहचान मिली हुई है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है और एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है वो किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक उस धर्म में शामिल कुछ लोग अपराध, धोखाधड़ी में शामिल न हो। मतलब दोस्तों तब राज्य हस्तक्षेप करेगा जब धोखाधड़ी करेगा, अपराध करेंगे धर्म के नाम पर और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनेगा, तब जो है धर्म के मामलों में राज्य हस्तक्षेप करेगा, नहीं तो बाकी में नहीं। लोकतांत्रिक क्या है दोस्तों? प्रस्तावना में भारत को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक होने की परिकल्पना की गई है। मतलब दोस्तों कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है दोस्तों। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है दोस्तों, संसद में लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब यहाँ लोग विधायिका के माध्यम से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। मतलब अपना विधायिका जो है चुनते हैं, लोग चुनते हैं और अपना जो है संप्रभु, अपना जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब दोस्तों 18 वर्ष से अधिक। संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि पर आधारित निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से भारत का लोकतांत्रिक चरित्र स्पष्ट है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, चुनाव निष्पक्ष होता है, इस पर जो है लोकतंत्र के चरित्र स्पष्ट है। चुनाव में धन और बाहुल्य की बढ़ती भूमिका के बावजूद, धन और बाहुल्य जो बढ़ रहा है उसके बावजूद इसने अपनी संसदीय गरिमा को बनाए रखा है। किसने दोस्तों? भारत ने। और इस दौरान भारत लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर हुआ है, बनाए रखा है। इस दौरान भारत की लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर हुआ है लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। कुछ कमजोरी भी है लेकिन जो है अभी नष्ट नहीं हुआ है, ये बोल सकते हैं। छठवां प्रश्न है, देखते हैं क्या है। चलिए छठवां प्रश्न है दोस्तों, कोयलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया? कोयलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व है? तो दोस्तों न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो जो है संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है, इसमें जो है बताना है। तो कोयलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? क्या निर्धारित किया गया था कोयलो केस में, ये बताइए। और इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है संविधान का बुनियादी अभिलक्षणों में से एक है, बेसिक स्ट्रक्चर है न्यायिक पुनरावलोकन, इसकी जो अभिलक्षण है प्रमुख महत्व का है, चर्चा करना है। चलिए आइए, आप कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में संविधान के बुनियादी ढांचा सिद्धांत को सही ठहराया गया था। मतलब दोस्तों आइए, आप कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य का जो विवाद था उसमें संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को सही ठहराया गया था। यह फैसला 9वीं अनुसूची से संबंधित था। इस केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 में वर्णित बुनियादी ढांचे को समाप्त करने वाला कोई भी कानून को न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। मतलब दोस्तों 14, 19 और 21 में अगर कुछ भी जो है इसमें से समाप्त किया जाएगा तो उसका जो है न्यायालय द्वारा जो है समीक्षा की जाएगी कि जो समाप्त किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। ऐतिहासिक कोयलावाद में कहा गया था कि वर्ष 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी भी विषय का न्यायिक परीक्षण पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब दोस्तों जो 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है और कहा गया था पहले दोस्तों कि इसका जो है न्यायालय जो है परीक्षण नहीं कर सकता,
उसका भी अब परीक्षण किया जा सकता है। कोयलो प्रकरण में अदालत ने कहा कि मूलभूत अधिकारों को नष्ट करने या कम करने वाले किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को होगा। कोई भी कानून हो, अगर मूलभूत जो अधिकार हैं उनको अगर नष्ट करेगा, कम करेगा, तो वो जो है समीक्षा करेगा न्यायपालिका, न्यायालय को है। जैसा कि मौलिक अधिकारों में कहा गया है, चाहे उसे 9वीं अनुसूची में रख दिया है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ख का उद्देश्य मतलब मतभेदों को कम करना है, न कि न्यायिक समीक्षा को खत्म करना है। मतभेद जो है उन्हें कम करना है, न्यायिक समीक्षा को कम नहीं करना है। इस प्रकार न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, जो संविधान का बुनियादी ढांचा उसको बनाए रखने के लिए संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची की समीक्षा को अनिवार्य बनाया। संविधान में शामिल जो 9वीं अनुसूची की समीक्षा को अनिवार्य बनाया। संविधान की मूल विशेषताओं को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा अनिवार्य तत्व है। जो मूल विशेषता है संविधान की, वो सरकार जो है हेर फेर न कर दे, बदलाव न करे, इसके लिए जरूरी है क्या? न्यायिक समीक्षा। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के एक प्रभावी साधन है। कौन? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक मतलब दोस्तों अधिकार, अगर जो मौलिक अधिकार है उसमें छेड़छाड़ सरकार करती है तो न्यायिक संरचना के बिना संविधान की बुनियादी संरचना शक्तिहीन हो जाती है। और दोस्तों न्यायिक संरचना के बिना संविधान की जो भी बुनियादी संरचना है उसके पास शक्ति रहेगी ही नहीं, तथा विधायिका द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। विधायिका जो है दोस्तों, जो सरकार होगी वो उल्लंघन करेगी। न्यायिक समीक्षा संविधान की रक्षा के लिए एक बुनियादी साधन है। कौन? न्यायिक समीक्षा। इसके माध्यम से दोस्तों मौलिक अधिकारों को जो है क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। आपातकाल के दिनों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपातकाल का दोस्तों ध्यान देखते, आपातकाल में देखे थे क्या क्या हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। न्यायिक समीक्षा अनिवार्य है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी साधन है। न्यायिक संरचना के बिना संविधान की बुनियादी संरचना शक्तिहीन हो सकती है तथा विधायिका द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा संविधान की रक्षा के लिए एक बुनियादी साधन है जो आपातकाल के दिनों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा न्याय के लिए होना चाहिए, न कि भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को हानि पहुंचाने के लिए। जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों, वो जो है न्याय करने के लिए होना चाहिए, न कि भारत जैसे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों लोकतंत्र को न्याय के लिए होना चाहिए। 7वां प्रश्न, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। 1935 जो है एक परिसंघीय संविधान बनाया था, इस पर जो है हमें चर्चा करनी है। चलिए, जब विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर, संयुक्त मतलब मिलते हैं तो ऐसी राजनीतिक प्रणाली को परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों इसे ही परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिकाएं होती हैं, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित होती है। ये जो शक्तियां होती हैं इनके राज्यों की वो सीमित होती है, जिस पर केंद्र की सीमाएं होती हैं और केंद्र सरकार जो है कुछ सीमा भी लगाया रहता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सरकार के लिए एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय संघ के लिए था। यह अखिल भारतीय संघ बना जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी। इसमें प्रांत और रियासतें बनाई गई। इसने केंद्र व विभिन्न इकाइयों के बीच विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची, संघ सूची मतलब दोस्तों केंद्र सरकार, प्रांतीय राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया। इस अधिनियम ने एक उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की। कौन? भारत शासन अधिनियम 1935, जो हमारे संविधान में समाहित 1935 के अधिनियम द्वारा द्विशासन सरकार की संकल्पना को स्थापित किया। द्विशासन जो संकल्पना थी उसको जो है स्थापित किया गया। यह भारतीय संविधान में शामिल है। प्रांतों को उनके संबंधित विषय में स्वायत्त बनाया गया था। संविधान के तहत हमारे राज्य स्वायत्त हैं। यह एक संघीय न्यायालय प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है संविधान के तहत स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें संघीय न्यायालय के समान शक्ति और कार्य करने की समीक्षा क्षमता है। तो दोस्तों जो हमारा न्यायालय है वो उसमें संघीय
न्यायालय के समान शक्ति और कार्य करने की क्षमता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार देता है। पूछा जाएगा दोस्तों कि संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो 1935 के तहत। इसने द्विसदनीय व्यवस्था का परिसंचरण दिया। तो द्विसदनीय व्यवस्था दोस्तों यहीं से चालू हुआ, जो अभी भारत के कुछ राज्यों में लागू है दोस्तों, विधानसभा, विधानमंडल। और भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना किया गया 1935 से। यह अधिनियम भारत में एक उत्तरदायी सरकार के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। ये प्रावधान इतने महत्वपूर्ण थे कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और संविधान निर्मात्री सभा ने इस महत्वपूर्ण अधिकारों को संविधान में समाहित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में कोई वापसी नहीं हुई है। तो दोस्तों 1935 भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में कोई वापसी नहीं हुई है। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न, अर्ध न्यायिक दोस्तों मतलब आधा न्यायिक काम करे, पूर्णतः न्यायालय का काम न करके आधा न्यायिक काम करे। तो अर्ध न्यायिक न्यायिक वर्त निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करना है। अर्ध न्यायिक निकाय ऐसे संस्थान हैं जिनके पास कानून लागू करने वाले निकाय के समान शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं होते हैं दोस्तों। ये कानून लागू कर सकते हैं, उन्हीं की समान शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं होते हैं। यह निकाय किसी प्रशासनिक एजेंसी को किसी मुद्दे पर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, मतलब दोस्तों दंड नहीं दे सकते, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, कानूनी दंड दे सकते हैं, कानूनी दंड भी दे सकते हैं। दोस्तों ये निकाय अपने कार्य क्षेत्र में विशेषीकृत दर्जा प्राप्त किए होते हैं और संस्थागत अदालतों के बोझ को कम करते हैं। कौन? अर्ध न्यायिक, मतलब दोस्तों न्यायालय की जो बोझ है उसे कम कर देते हैं। जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इत्यादि के निकाय स्थापित न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उच्चतम न्यायालय इत्यादि ये निकाय स्थापित न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं और आम आदमी के लिए सस्ती, प्रभावी और अधिक सुलभ होते हैं। ये न्यायालय, इनकी शक्तियाँ आमतौर पर विशेषज्ञों की एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी जो है क्षेत्र तक सीमित होती है। अर्ध न्यायिक निकाय के कुछ उदाहरण हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC है, केंद्रीय सूचना आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, बैंकिंग लोकपाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, रेलवे दावा प्राधिकरण, बीमा लोकपाल इत्यादि। इन संगठनों के पास आमतौर पर कुछ मामलों के निपटान करने के अधिकारी होते हैं, जैसे अनुशासन भंग करने, नियम का न पालन करने, अवैध पैसों का घूस का लेन देन इत्यादि। इनकी शक्तियाँ आमतौर पर विशेषज्ञता के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जैसे कि वित्तीय बाजार, रोजगार कानून, सार्वजनिक मापदंड, आवागमन या विनिमय। यहाँ इसकी शक्तियाँ जो है सीमित होती है।